राम मंदिर के लिए हम वोट नहीं दिए थे उनको। हालांकि दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि खोखला पत्र है, संघ के एजेंडे से वो हिल नहीं रहे हैं। क्या जनता इस पर भरोसा कर पाएगी? शंका इसी को लेके है, युवा में क्यों है ऐसा कि नौकरी भी नहीं मिला ना रोजगार मिला, तो उनको ये शंका लग रही, इसलिए कर रहा है कि ये जुमला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए था कि वो ये 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे। तेजस्वी ने 2020 के इलेक्शन में सेट किया, जो क्रेडिट उसको जाता है कि उनकी जो सरकार रही उसमें कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी है, ये सवाल तो उठता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ प्रीति प्रभा। हम हाजिर हो चुके हैं 2024 लोकसभा चुनाव की कुछ खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। विश्लेषण के लिए हमेशा की तरह 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणव कुमार चौधरी जी और कमलेश जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत हम बीजेपी के घोषणा पत्र से करना चाहेंगे। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन विपक्ष इसे जुमला पत्र कह रहा है। आखिर क्यों जुमला पत्र कहा जा रहा है? और बीजेपी ने जिस तरह की बातों को पॉइंट आउट किया है कि हम जब फिर से सरकार में आएंगे तो हम यूसीसी लागू करेंगे, साथ ही किसानों के लिए भी बातें कही गई है, बेरोजगारी और महंगाई पर भी बातचीत हुई है, लेकिन संक्षिप्त में बातचीत हुई है, ज़्यादातर बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो आप तो संक्षिप्त में, प्रणव कुमार चौधरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुछ पॉइंट में आप बताइए कि क्या महत्वपूर्ण आपको लगी इस घोषणा पत्र? नहीं, बहुत लुभावना लग रहा है इनका घोषणा पत्र, बहुत ही लुभावना है। खास करके जो इनका प्लान है, अनदर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है इन्होंने, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इंटरेस्टिंग है जो जनमानस के लिए है, वो 70 ईयर्स के लोगों के लिए, चाहे किसी भी वो ब्रैकेट में हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, जितने भी 70 प्लस के लोग हैं उनको 5 लाख का आयुष्मान टाइप का मेडिकल सुविधा फ्री में दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये होता है तो देश में जितने भी वृद्ध लोग हैं 70 से प्लस वाले, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है। प्लस स्टार्टअप की बात की, बहुत सारी बातें कही हैं इन्होंने, डिफरेंट इशू पे कही है, स्टार्टअप पर कहा है, लेकिन जो बेसिकली जो मामला है वो बीजेपी अपोजिशन का, वो है पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट पर कंक्रीट नहीं बताया गया है कि इस अवधि तक कितना देंगे आप, जैसे 2 साल में, 1 साल में या 5 साल के अंदर कितना वैकेंसी है आपके पास और कितना आप रोजगार नौकरी देने वाले हैं, उसमें भी क्लियर करना होगा। सरकारी नौकरी देना है या रोजगार का देना है, वो भी क्लैरिटी नहीं है हमको लगता है। प्लस अब तक का क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, जो हमको लग रहा है अभी तक लोगों ने कहा है और स्टैटिस्टिक जो कर रहा है, अब तक का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में भी। इस पर बहुत कंसर्न है। इसी पर जो बात कर रहे हैं बेसिकली कांग्रेस और जो बिहार में राजद जो है, इसी पर फोकस कर रही है कि हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पर कुछ बातें नहीं कही गई हैं उनके घोषणा पत्र में। बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र, 72 पेज का घोषणा पत्र है, 75 पन्ने का है उस घोषणा पत्र। लेकिन एक तरफ दूसरा ये भी मामला है जो पिछला इनका था, कहा कि पिछले वाला क्या हुआ। जनरली अपोजिशन वाले ये बोलते हैं कि 19 में जो दिया था उसका क्या हुआ, उसमें 2 करोड़ नौकरी की बात थी। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कमलेश जी से ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से विपक्ष का कहना है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये आरोप लगाया है, मालिक दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि खोखला पत्र है। इस जुमला पत्र तेजस्वी यादव ने कहा और दीपंकर भट्टाचार्य ने इसे खोखला बताया, उन्होंने भी जुमला पत्र कहा है। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि 60% युवाओं, 80% किसानों और 6,40,000 गाँव को लेकर कुछ नहीं है इस घोषणा पत्र में। बिल्कुल सही बात है जी। उस हिसाब से जो बुनियादी मसले हैं उनको लेकर बहुत ट्रस्ट नहीं है इस घोषणा पत्र में। लेकिन आप देखिए कि उनका दावा है, जो घोषणा पत्र बनाने की कमेटी थी और जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, इसका दावा है कि 15 लाख सुझाव उन लोगों ने घोषणा पत्र बनाने के पहले प्राप्त किए थे और उन 15 लाख सुझावों में चुनकर उन लोगों ने घोषणा पत्र का निर्माण किया है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कि जो इनका एजेंडा है, जो खासकर मैं ये मानता हूँ कि जो संघ का जो एजेंडा है, संघ के एजेंडे से वो हिल नहीं रहे हैं। जैसे उन्होंने इस बार यूसीसी की बात तो कह रहे हैं कि अगर अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो हम यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे। दूसरा, एक राष्ट्र की भी बात, जी बिल्कुल, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बुनियादी चीज़ों पर उस तरह से इनके पिछले चुनाव घोषणा पत्र को भी याद करें तो इसमें राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक जैसे मसले थे।
इस बार भी उस तरह के मसले उठा रहे हैं जो भावनाओं से जुड़े हुए हैं और उसी के नाम पर गोलबंदी करने का प्रयास है। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब घोषणा पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोल रहे हैं, उससे साफ लगता है कि गोलबंदी जो है भावनात्मक स्तर के मसलों पर ही होने वाली है उनकी तरफ से। प्रणव जी, इस तरह की घोषणा से जिसमें यूसीसी की बातें हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही है, और भी कई मुद्दे हैं इसमें इस घोषणा पत्र में रखे गए हैं, और बहुत सारी तो योजनाएं हैं जिसको आगे और भी लागू करने की बातें कही गई है और भी उसको बढ़ाने की बातें हुई है इसमें, और कुछ नए वादे भी किए गए हैं। लेकिन 2014 और 2019 के घोषणा पत्र को देखा जाए, जिस तरह से पहले नौकरी के वादे, अच्छे दिन के वादे किए गए थे, 15 लाख रुपया देने की जो बातें, काला धन लाएंगे तो 15 लाख हर एक को देंगे। दूसरी बात थी कि 2 करोड़ लेकिन नौकरी कुछ ही समय बाद पीएम मोदी के इस घोषणा के बाद, इस घोषणा पत्र के बाद जब चुनाव में पीएम मोदी जीत कर आए, तो कुछ ही समय बाद अमित शाह ने ये कहा कि ये एक जुमला है, कहाँ से लाएंगे। हाँ, कहाँ से लाएंगे। तो ये बात तो सही है, इसीलिए ना घोषणा पत्र में इस बार जो भी मुद्दे को ऐड किया गया है, क्या जनता इस पर भरोसा कर पाएगी? शंका इसी को लेके है कि जब भी लोग ये उठाते हैं, सवाल उठाते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है, इसीलिए अविश्वास लगता है कि ये पूरा जैसे कमलेश ने कहा कि भावनात्मक मामला, खास करके 370 का मामला, अब यूसीसी की बात कर रहे हैं जो कुछ स्टेट में हो भी गया है और आगे समूची कंट्री में करेंगे, तीसरा ट्रिपल तलाक की बात, लेकिन एनएसपी पर नहीं बोला अभी तक। एमएसपी पर लीगल करना था, नहीं था। जब स्ट्राइक खत्म किया, जब उन्होंने ये कहा कि इसको हम खत्म करते हैं, तो उसमें कहा गया था इसको लीगलाइज करेंगे और एमएस स्वामीनाथन के रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को हम लागू करेंगे, जो अभी तक नहीं हो। जो किसान में विद्रोह क्यों है, युवा में क्यों है ऐसा कि नौकरी भी नहीं मिला, ना रोजगार मिला। तो ये सवाल को लेके एक अविश्वसनीयता बढ़ती है पार्टी में कि आपने इतने बड़े बड़े वायदे के बाद, इसलिए मैंने कहा कि लुभावना है, लेकिन अब कितना हद तक, जैसे इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना आसान नहीं है। एक गरीब आदमी आयुष्मान का कार्ड बनाने में हालत खराब हो जाता है। इससे लिखवाई बहुत तरह का चीज़ है उसमें जो ये है। सवाल ये है कि अब किस लेवल पे स्टार्टअप पे बोले कि हम रोजगार देंगे करोड़ का, ये भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ों को समायोजित करना और 5 साल के अंदर देना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा है इसीलिए कि पहला ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ रहा है उनका। कभी इनको 370 के लिए वोट नहीं दिया, राम मंदिर के लिए हम वोट नहीं दिए थे उनको, कभी राम मंदिर के, उनको विकास पर वोट देना था। बेसिकली विकास था उनका मुद्दा कि अच्छे दिन आएंगे, ये विकास होगा, ये विकास होगा, जो कि वो नहीं करके बाकी जो भावनात्मक मुद्दा है, जो इमोशनल इशू है, राम मंदिर एक इमोशनल मामला है, सारा कंट्री उनके सपोर्ट में उस ढंग से हो जाता है। इसीलिए हमको लगता है कि शंकाएँ होती हैं, और बाकी जितने भी लेफ्ट पार्टी और अपोजिशन, जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस और यहाँ बिहार में राजद और ये लेफ्ट पार्टीज, तो उनको ये शंका लग रही, इसलिए कह रहा है कि ये जुमला है। जी, और जुमले की बातें तो खुद अमित शाह ने ही कह दिया था कि एक चुनावी जुमला है, और लोग कितना भरोसा कर पाते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम इस पर, घोषणा पत्र पर बीजेपी ने जो जारी किया है संकल्प पत्र के नाम से, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो वो किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि इस नौकरी पर तो वो खुद भी बहुत सवाल उठाते रहे हैं, और दूसरे के विपक्ष ने जिस तरह से पिछली बार वादा किया था 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जिसमें से कुछ 17 महीने की उनकी जो सरकार रही, कुछ युवाओं को नौकरी भी दिए गए। तो क्या उसके काट में सम्राट चौधरी इस तरह की बातें कह रहे हैं? अब सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए था कि ये 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे, कि पद सृजित करेंगे या खाली पदों को भरेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले अमूमन राजनीतिक दल ऐसी घोषणाएं करते हैं, और लेकिन परेशानी ये है कि जब ये राजनीतिक दल ऐसी घोषणाएं करते हैं तो कोई ऐसा हमारे यहाँ मशीनरी या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि लोग पूछ सके कि आप ऐसा कैसे, इस वादे को पूरा कैसे करेंगे। तो ये कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं बताता है कि हम इस वादे को पूरा कैसे करेंगे, सिर्फ वो ये कहता है कि हम ऐसा कर देंगे। तो सम्राट चौधरी का भी ये कहना, चूँकि हम थोड़ा पीछे जाए 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 10 लाख के वादे विपक्ष के द्वारा किए गए थे, उसी तरह से बीजेपी ने 20 लाख नौकरी का वादा किया था।
तो कुछ समय तक तो नीतीश कुमार उनके साथ रहे, नौकरी उसके नहीं बाद कहा फिर था, रोजगार कहा था। नौकरी रोजगार के साथ 20 लाख रोजगार के का। साथ नहीं, नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार, जो कि इसमें नीतीश जी। कुमार भी थे, जो नीतीश अभी कुमार देखिए कुछ समय तक उनके साथ रहे, 17 महीने, फिर वो महागठबंधन का हिस्सा हुए, फिर से उनके साथ गए। तो उन्होंने इस साथ के दौरान उनकी जो सरकार रही उसमें कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी है, ये सवाल तो उठता है ना। देखिए, अब उसमें वो लोग उन कैंपों को, उन शिविरों को भी शामिल कर रहे हैं डाटा में, जो ऑलरेडी काम कर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जैसे वो जो ये सुरक्षा गार्ड की वगैरह की नौकरी देने वाली कंपनियां जगह जगह शिविर लगाकर उनको सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड नहीं, की गांधी नौकरी देते मैदान हैं। में जो दिए थे नीतीश जी ने, बांटा था, जो दरोगा की किसका था, वो सिपाही वाला बात, उससे- सिपाही इससे भी- बात इससे भी वो ऊपर ऑलरेडी करते हैं। ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको बुलाया गया, ट्रेनिंग वाले को कहा गया कि मैं नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, जिस पर कि अपोजिशन वाले काफ़ी इस पर हंगामा कर रहे थे, लोग बोल रहे थे उस समय। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे राजनीतिक दलों के एजेंडे पर रोजगार है। सभी राजनीतिक दल रोजगार की, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। लोग तरह तरह की इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके एजेंडे पर रोजगार है। कोई 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, कोई 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, कोई 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है। तो लेकिन नौकरी देने की बात पहली बार हो रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि चूंकि युवा देश है और युवाओं की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, और ये बढ़ती बेरोजगारी को देखकर असंतोष भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस असंतोष को, और ये एजेंडा तेजस्वी ने 2020 के में इलेक्शन में सेट किया, जो क्रेडिट उसको जाता है कि इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके कारण युवा का जो एक कंसंट्रेशन है उनके फेवर में कि तेजस्वी है तो नौकरी लगेगी। अब कुछ उन्होंने दिया भी, टीचर के मामले में कुछ दिया। नहीं, आप ये सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए पूरे देश में रोजगार राजनीतिक दलों के एजेंडे पर आ गया है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो लोग पूछेंगे। लेकिन कमलेश, एक ये भी है बिहार में कि डोमिसाइल नीति नहीं है, जिसके कारण बाहर के लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिली है। यहाँ झारखंड के लड़के आए हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के लड़के, बिहार के लड़कों में एक आक्रोश भी है कि यहाँ अगर डोमिसाइल पॉलिसी होता जिस तरह झारखंड में है तो हम लोग को नौकरी ज़्यादा मिलती। अब ये है कि बिहार के लड़के कम हो जाते हैं, बाकी बाहर के लड़के ज़्यादा यहाँ नौकरी लेकिन पाए। ये अलग विषय, अलग बहस का विषय हो जाए। बहस का विषय नहीं, बिहार नीति कितनी सही है, आप डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए कि नहीं लागू करना चाहिए, सही तो गलत अलग बात इसलिए है। कि उस समय जो मामला था कि नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे और ये प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुआ करते थे, तो उनको लगा कि पैन इंडिया इमेज मेरा बनेगा। ओनली बिहार क्यों, हम बाकी लोगों को भी तो मौका दें। जैसे बिहार के लोग बाहर जाते हैं, यूपी जाते हैं, बिहार के लोग पुणे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उसी तरह बाकी लोग भी बिहार आएँ और बिहार में नौकरी करें, वो परसेप्शन था। लेकिन इस बीच में मामला सारा उलट पुलट हो गया। इसीलिए तो बेसिकली ये कहना था कि यहाँ के लोगों को नौकरी ही नहीं है, बाहर की नौकरी को आप दे रहे हैं। उनका यहाँ के लड़के का भी जायज़ है, क्योंकि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ, एक तो पढ़ाई की स्थिति बहुत गड़बड़ है। हम इसीलिए लौटते हैं फिर चुनाव से जुड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में 2 बिहारी आमने सामने हैं, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। तो क्या लगता है कि मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? ऐसे में बता दूं कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिनमें से सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, और गठबंधन में 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है और 3 सीटें कांग्रेस को मिली है। 3 सीट में उदित राज हैं जो जेएनयू से हैं और कन्हैया कुमार को टिकट मिला है, और एक जेडी अग्रवाल हैं जो चांदनी चौक से लोकसभा सीट से वो खड़े हैं। बात हम मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की करें तो कितना टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पूर्वांचल का सबसे ज़्यादा वोट है वहाँ, ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग मैक्सिमम वहाँ, पुराना कॉलोनी है, आज का नहीं, बहुत पहले से वहाँ के लोग, गारमेंट का फैक्ट्री है, माने बेसिकली रिक्शा पुलर, वेंडर्स, ये जितने हैं सब पूर्वैया हैं, इसको हम लोग पूर्वैया कहते हैं। एक मेजर कंसंट्रेशन है, इसलिए इसको देख करके कन्हैया को वहाँ दिया गया, क्योंकि कन्हैया को बिहार में दिया नहीं गया। अब तक हल्ला था कि महाराजगंज से उसको मिलने वाला है, लेकिन बिहार के पॉलिटिकल एरेना में उनको सेट नहीं किया गया, यहाँ रखना नहीं था। तो मनोज तिवारी का एक यूथ आइकन है, सबसे बड़ी दिल्ली प्रदेश के वो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, बाद में हट गए। दूसरी बात, वो सेकेंड टाइम है उनका, और याद होगा आपको कि इसके पहले 2019 में
आनंद कुमार थे जो कि आम आदमी पार्टी के थे, बहुत बड़े समाजवादी हैं और जेएनयू और बीएचयू के प्रोफेसर रहे हुए हैं, बहुत लर्नेड आदमी हैं और काफ़ी दिनों से वो सक्रिय है समता युग जनसभा में और समाजवादी आंदोलन में, खास करके कर्पूरी लोहिया इस सब के वो ये है। उनको खड़ा किया था आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही, उसमें मनोज तिवारी ने उनको हरा दिया। तो हार देखनी पड़ी मनोज तिवारी। इसका मतलब मनोज तिवारी का एक यूथ आइकन के रूप में है, जो भोजपुरी गाना गाते हैं, सिनेमा में भी काम किए, सिनेमा बनाते भी थे जब तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। अब उनका कम हो गया, लेकिन उनका क्रेज है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कन्हैया क्रेज कितना है ये भी कहना मुश्किल है। कन्हैया उसको कितना काउंटर कर पाएगा भाषण से, वो तो सिर्फ भाषण देते हैं ना और बातों को रखते हैं अपने, तो वो भाषण से कितना लुभा पाता है कांग्रेस, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है कांग्रेस का, एक भी सीट नहीं है कांग्रेस का। ये जो उदित राज हैं ये भी आए हैं भाजपा से ही, ये पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे और जेएनयू में ये है, दलित हैं, और इनको दिया है टिकट नॉर्थ वेस्ट से, जस्ट रिवर्स, ये नॉर्थ ईस्ट से है, वो नॉर्थ वेस्ट से है। तो उनका भी कितना असर होगा वहाँ के लोगों के बीच में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा जटिल समस्या है अभी, और खासकर आम आदमी पार्टी का जो करंट सिनेरियो है उसमें कौन खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता है, क्या स्थिति होती है, तब तक केजरीवाल निकलते हैं कि अंदर जाते हैं कि क्या अंदर ही रहेंगे, ये सब संभावनाओं को देखते हुए अगर कन्हैया कुमार का फाइट तो इंटरेस्टिंग होगा, यूथ लोग लगेंगे, लेकिन मनोज तिवारी को कितना टक्कर दे पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। मनोज तिवारी 2 बार से वहाँ पे सांसद हैं, क्या लगता है कि इस बार उनका वो क्रेज़ बरकरार है या फिर कन्हैया कुमार उनको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है मनोज तिवारी की, और बहुत हल्के में लोग उनको लेते भी हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं लगता नहीं कि कुछ भी उनका कोई स्ट्रेंथ है। बीजेपी की वजह से वो जीत जा रहे हैं, लेकिन क्या 2 बार वो बीजेपी की वजह से जीते हैं, इस बार भी वो हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, जिसको आप हल्कापन कहती हैं वही मनोज तिवारी की ताकत भी है। दरअसल उनको उसी हल्केपन के लिए पहचाना जाता है। वह, जैसा प्रणव जी ने कहा कि वो पूरा पुरवैया लोगों का इलाका है, मतलब पुरवैया लोग ही वहाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो मनोज तिवारी की पहचान उसी पुरवैया होने की चलते हैं। वो कैमूर के रहने वाले हैं और ठीक बिहार और ये भी कह सकते हैं ना सर कि केंद्र में नरेंद्र मोदी है, इस वजह से वो जीत जा रहे हैं, नहीं तो जिस तरह की उनकी हरकत रहती है वो तो नहीं, वो तो सभी लोगों के बारे में आप कह सकती हैं, लेकिन चूंकि जो पुरवैया लोग उनको अपने करीब ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि वो कैमूर के हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बॉर्डर है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये कन्हैया बेगूसराय से सीधे शिफ्ट हो गए दिल्ली नॉर्थ ईस्ट। अब दिल्ली में एक से एक नेता थे कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने वाले। संदीप दीक्षित हैं जिनके पास एक लिगेसी है शीला दीक्षित की, और तमाम अलका लांबा हैं जो जिनकी संघर्ष की भी पृष्ठभूमि है। खुद लवली जो हैं वहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार आंदोलन में लगे हुए रहते हैं, आपके भी खिलाफ आंदोलन में थे, बीजेपी के भी खिलाफ आंदोलन में थे। इन नेताओं को दरकिनार करके आप बेगूसराय से निकले एक नेता को आपने वहाँ टिकट दे दिया। तो दिक्कत ये है कि बीजेपी भी ऐसा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कितनी मदद मिलेगी कन्हैया को, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे सूत्र बता रहे हैं कि असंतोष की बात कांग्रेस के भीतर नॉर्थ ईस्ट में होने लगी है दिल्ली में। उसमें एक ही और चीज़ है प्रीति की, जो बताया कमलेश ने कि बेगूसराय से शिफ्ट करके, वो अपने थोड़ी शिफ्ट हुए थे, सीपीआई में थे बेगूसराय में सीपीआई में थे, और लालू जी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया वहाँ पे, तनवीर को। अब तनवीर उनके काउंटर कर रहा है, तो कैसे जीते बहुत बुरी तरह हारे बेगूसराय तीसरे नंबर पर। अब इस स्थिति में वहाँ से शिफ्ट किए जब सीपीआई छोड़े तब उनको दिया गया ये जो एनएसयूआई का भी नेशनल वो है ना, वो कोऑर्डिनेटर है, हाँ कन्हैया कुमार भी जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो एनएसयूआई के कन्वेनर हैं नेशनल लेवल पे। उनको सिर्फ भाषण अभी देना है और यूथ की आइकन के बीच में अभी वो प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच ये इलेक्शन का आया, कल रात को शाम को कल आया तो उनको खबर हुआ। अब बेसिकली ये चीज़ समझना कि भाजपा सोचती है कि वही दिल्ली में एक है मनोज तिवारी जो कि विनिंग कैंडिडेट, विनेबिलिटी है उसमें, कैसे यहाँ पवन सिंह खड़ा हो गए। पवन सिंह को तो कोई टिकट नहीं दिया, लेकिन पवन सिंह सोचते हैं कि हमारा यूथ आइकन है। उसी तरह के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये मनोज तिवारी, रवि किशन, निहरुआ, एक गुट है, ये लोग सब एक ही तरह का, सब पुरवैया इलाके में है। अगर देखोगे ठीक से तो चारों पर खेसारी को छोड़ दो, खेसारी कल ही बोला है कि हम जिस पार्टी से चाहेंगे, इंडिया के जिस कोने से चाहेंगे खड़ा हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं होना है अभी खड़ा।
अभी उन्होंने कल ही परसों कहा है, क्योंकि उनके सारे मित्र जो हैं, सारे गाने वाले जितने सहयोगी हैं, वो खड़ा हो रहे हैं। तब ये देखना होगा कि कन्हैया का वो भाषण, लुभाना जो भाषण है उनका, वो कितना असर डालता है मनोज तिवारी के उस पे, कितना सपोर्ट सब। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी है कि मनोज तिवारी ऑलरेडी पहले से सिटिंग है, ये अभी जाएंगे एज ए फॉरेनर, क्योंकि इनका तो ग्राउंड, इनको तो पता ही नहीं था कि हमको महाराजगंज से मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा। कह रहे थे कि हम सभा में बैठे हुए थे, और हमको खबर मिली, आपको कैंडिडेट बना दिया गया। हाँ, कैंडिडेट बना दिया। अब इनको ना महाराजगंज में कोई, महाराजगंज भी देता तो यहाँ रहे नहीं है। अब दिल्ली में एक एक कोना जाना, क्योंकि वहाँ इनलाइटेंड आदमी है, वहाँ का चाय बनाने वाला भी बहुत परिपक्व है, वहाँ लिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी अगर केरला के बाद होगा तो 60-70% है। वहाँ तो सब आदमी जानता है कौन क्या है, नहीं है, सब कुछ जानते रहता है। और उस कंडीशन में इनका घूमना वहाँ पर कितना प्रभावित कर पाते हैं। प्लस ये ठीक बोले कमलेश की भीतरघात कितना कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ग्रासरूट लेवल, ये तो बोला हाई लेवल की, लंबा उम्र के बहुत हाई लेवल की, नीचे के ग्रासरूट लेवल के वर्कर है जो कि पूर्वी दिल्ली में काम करते हैं, तो उसका भी एक असर होगा। अब कितना मिला के चलते हैं ये देखना होगा। जी भाई, हम बिहार पे लौटते हैं। बिहार में काफ़ी मशक्क़त के बाद राजद ने आखिरकार सिवान सीट से अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया है। तो अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिलने पर तो ये तो जाहिर हो गया है कि हिना साहब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो क्या लगता है कि वहाँ पर कैसा मनाने के बहुत कोशिश की गई, लेकिन नहीं मानी। जी, नहीं मानी तो फिर वो संकट हो गया राजद के लिए। अब ये संकट ऐसा हो गया, मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है नेचुरली। अब तो त्रिकोणीय हो ही गया, तो होने वाला क्या है, त्रिकोणीय हो गया। वो जो उनकी रमेश कुशवाहा की जो वाइफ हैं, और ये हो गया अवध बिहारी, मोस्ट ट्रस्टेड मैन है। लालू जी इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, और हमको लगता है कि बहुत पुराने भी हैं और बहुत भ्रष्टाचार से नहीं है। सिवान असेंबली इलेक्शन में जीतते आए हैं कई सालों से, और काफ़ी अच्छा से। अब तो ये ओल्ड भी हो गए। अब प्लस हिना साहब, तब जहाँ जहाँ स्ट्रेट फाइट होना था वहाँ त्रिकोणात्मक हो रहा है। अब उस स्थिति में देखना है कि रमेश कुशवाहा की वाइफ जो कि वहाँ है जमी हुई, प्लस माले भी हैं वहाँ, माले के 2 MLA हैं वहाँ पर। तब उस स्थिति में किसकी क्या होती है बड़ा कहना मुश्किल है। कितना मुस्लिम वोट शिफ्ट करता है, कितना यादव का वोट शिफ्ट कर पाएगा। अब इतना डिले कर दिए, ऑलरेडी ये भी समय नहीं मिला इनको, मनाने का कोशिश किए, नहीं माने। अब पप्पू यादव कितना डैमेज करेगा इनको सिवान में आकर, वो प्रचार में अगर आएगा तब। ये भी एक है कि पप्पू यादव ने कहा है कि हम आकर के इनको करें। प्लस ओवैसी की पार्टी, अब ओवैसी वाले भी वहाँ होंगे जो कि ओबीसी पहले खड़ा करने वाले थे, बाद में नहीं किए। तो इस स्थिति में देखना होगा कि सिवान बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहले तो ऐलान किया था कि वो 13 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 11 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन बाद में एक सीट पे सिमट गए, सिर्फ किशनगंज में। फिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उस बीच में ये बात भी आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव से उनकी कोई डील हुई है, किंग मेकर की भूमिका लालू प्रसाद यादव ने इसमें निभाई है। लेकिन फिर क्या हुआ कि आखिरकार किशनगंज के अलावा 3 और सीटों पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। देखिए, अभी जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा AIMIM के कि उन लोगों ने प्रस्ताव भेजा है ओवैसी के पास, उनको कौमी सदर कहते हैं वो लोग अपनी पार्टी में, तो उनके पास प्रस्ताव भेजा है उन लोगों ने, और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि वहाँ नीचे के स्तर से कार्यकर्ताओं का प्रेशर AIMIM को पड़ रहा है कि आप अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए, क्योंकि वो लोग अब नीचे के स्तर के कार्यकर्ता अगर 5 साल मेहनत करते हैं और चुनाव में भागीदारी नहीं मिलती है तो एक निराशा और फ्रस्ट्रेशन का माहौल जाता है। तो नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं का पूरा प्रेशर है कि आप चुनाव लड़िए। जैसे काराकाट से उन्होंने जिसे उम्मीदवार बनाया है प्रियंका चौधरी को, वो वहाँ जिला परिषद की सदस्य हैं, तो रोहतास में, तो वो उन्होंने हाल ही में AIMIM ज्वाइन किया, और इसी उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था कि उनको टिकट मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये प्रेशर तो बन रहा था। इसी तरह से शिवहर से राणा रंजीत सिंह सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं, और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो इसी उम्मीद से ज्वाइन कर रहे होंगे कि उनको टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। तो आप ज्वाइन करने के बाद अगर आप वहाँ दावा नहीं करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो नए आने वाले आपके साथ लोग जुड़ने में परहेज करेंगे। इस पार्टी को ज़माना है, अपनी पार्टी को खड़ा करना है बिहार में,
तो मुझे लगता है कि इसी कार्यकर्ताओं के प्रेशर के कारण ही AIMIM ने निर्णय लिया है कि इन 3 सीटों पर, किशनगंज के अलावा ये 3 सीटें हैं जी, दरभंगा से मोहम्मद कलाम है। तो ये 3 सीटें जो है, 3 सीट जो है किशनगंज के अलावा, यानी अभी कुल 4 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर है ये परेशानी तो है महागठबंधन की। हमने पहले भी तो हम लोग डिस्कस हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके थे कि ग्रास रूट लेवल पे उनका पकड़ हर कुछ जगह है जहाँ पॉकेट पे लड़ रहे थे, इन्होंने नहीं तैयार हुए ये लोग। अब ये है कि नीचे से प्रेशर बिल्डअप है। दरभंगा एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहाँ मुस्लिमों की पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है, डिसाइडिंग फैक्टर है वो। इसलिए याद होगा दरभंगा में कौन खड़ा हुआ है, राजद खड़ा किया है, मधुबनी में फातमी खड़ा हुआ है, दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट है और दोनों पार्लियामेंट्री ये है। वहाँ पर ललित यादव हैं राजद के, बहुत कदावर नेता है, मिथिलांचल के बहुत बड़े, और वहाँ यादव और मुस्लिम फैक्टर है। यहाँ क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव की रणनीति काम नहीं आई क्या? लालू की तो अपनी काम आ रही है, लेकिन ये जो नए नए स्टार्स आ रहे हैं कि दरभंगा में और काराकाट तो ऐसा हो गया, चतुर्मुखी हो गया वहाँ लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पवन सिंह जमे हुए हैं, प्रियंका चौधरी हो गई, माले है, और एक कौन है, उपेंद्र कुशवाहा। जो मेजर है वो है उपेंद्र कुशवाहा और माले, गठबंधन और NDA। अब ये 2 खिलाड़ी जो आ गए हैं, तो अब उस खिलाड़ी को कैसे रोक सकते हैं? लालू यादव तो इमेजिन नहीं किए होंगे कि पवन सिंह। एक बात सामने आ रही थी कि जिस तरह से आपने भी कहा था कि ओवैसी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह का निर्णय ओवैसी ने लिया है वो बी टीम की इमेज से बाहर आ गए, लेकिन फिर से क्या लगता है कि उस इमेज में आ गए? देखिए, नहीं, बी टीम की इमेज में आने की बात नहीं है, उनको अपनी पार्टी खड़ी करनी है बिहार में, और वो पार्टी खड़ी होगी कार्यकर्ताओं के ही दम पर। तो क्या वो कंफ्यूज है? पहले वो 11 सीटें, फिर 13, फिर 15, और फिर बाद में जाके वो कहते हैं हम सिर्फ एक ही सीट पे लड़ेंगे, प्रेशर है, और अचानक से होता है कि वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं है, मुझे लगता है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह से प्रेशर पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए जी। और कार्यकर्ताओं के प्रेशर को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप बाहर के दल हैं, वैसे भी पूरी की पूरी पार्टी टूट जाएगी। ऐसी सीटों पर क्यों उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया जहां पे राजद की स्थिति मजबूत है? अरे भाई, तो उनका वोट भाई, उनका वोट है ना, उनका जो उस दल का जो वोट है वो वही है, तो अपना जहां आधार है वहीं कैंडिडेट पटना में थोड़ी खड़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया, वहां से वहां 2 हिंदू कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है। ठीक है, हिंदू कैंडिडेट खड़ा होगा, प्रचार में वो ऐसे आएंगे, तो प्रचार में जब वो वैसे आएंगे, वो वैसे भाषण करेंगे, तो कौन लोग वोट देने आएंगे उनके लिए? वो अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बड़ा संकट है दोनों के लिए, लालू जी के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। अब उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति कैसी होगी और राजा राम सिंह की स्थिति कैसी होगी, अब ये सब देखना होगा। खास करके हमको लगता है कि जितना भी इस तरह का कम से कम 10 से 11 तो अभी तक ऐसा है जहाँ त्रिकोणात्मक हो गया। बिल्कुल। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जो हारेगा वो वोट काटेगा। अब वोट काटेगा तो इसी दोनों में से किसी का काटेगा। और फातमी है और उसके बाद खड़ा हो जाएगा, मान लो कि दरभंगा से ललित यादव के खिलाफ है, तो मुसलमान का वोट काटेगा ना। कैंडिडेट भले दूसरे धर्म का हो, लेकिन प्रचार में वो वैसे ही आएंगे ही। कौन वोट देगा? अच्छा, किशनगंज में आएंगे कि नहीं आएंगे? किशनगंज में उनका ये है। अब किशनगंज कितना टाइट पोजीशन हो गया, कल को मान लीजिए अशफाक खड़ा हो जाए वहाँ, तब क्या होगा? कल को सरफराज खड़ा हो जाए अररिया से, तब क्या होगा? जी। हम कांग्रेस की 3 सीटों की बात करें तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं समस्तीपुर से सन्नी हजारी नहीं, टिकट नहीं दिया है, लगभग गलत है। कांग्रेस ज्वाइन किया है। अजय निषाद जब उनको भाजपा के सिटिंग MP हैं वहाँ के मुजफ्फरपुर के, तो उनको टिकट के लिए ही ज्वाइन किया है। टिकट नहीं दिया है, लेकिन ये आशा में कि टिकट मिलेगा तभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, लेकिन अब तक डिले हो रहा है, ऑफिशियली अभी तक नहीं हुआ। 2 सन्नी हजारी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो भी टिकट के लिए वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी। वही महाराजगंज से अभी तक किसी का नाम नहीं आया है। अब महाराजगंज का क्लियर नहीं है, क्योंकि तब तक कन्हैया का था, अभी कल शाम को कन्हैया का हो गया है, तो कल शाम कन्हैया का हो गया तो वहाँ भी अब चल रहा है। वहाँ पहला है कि भूमिहार और राजपूत का डायरेक्ट फाइट होता है, और दोनों की वर्चुअली वोटर लगभग बराबर हैं, लेकिन आज तक कभी भूमिहार वहाँ से नहीं जीता है। राय मानचंद्र सिंह भी खड़ा हुए नहीं जीते, इसके पहले भी बहुत लोग खड़ा हुए नहीं। अब ये है कि राजपूत जीता आ रहा है। अब कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस को सीट मिला है, कांग्रेस तो डिमांड कर रही थी हमको 12 मिले, 13 मिले, तो 9 दिया, 9 में भी उसके कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं अभी तक, तब नहीं ये हाल है। कहाँ मिला उसको वेस्ट चंपारण में अभी तक?
वो चंपारण है ना उनके पास, कहाँ मिला है? महाराजगंज क्यों खाली है अभी तक? नहीं, कैंडिडेट की कमी नहीं होती है, अंदरूनी कुछ नहीं, अंदरूनी नहीं, मामला उलझा भी होता है तो फिर होती है। नहीं, जैसे आप आपका कार्ड सिवान सीट को लेकर ही बातें कर सकती, क्या आरजेडी में कैंडिडेट नहीं है? आरजेडी में नहीं, आरजेडी का तो गढ़ है, आरजेडी का प्रॉब्लम हिना साहब थी और कोई नहीं है, वहाँ है उनका बेस, लेकिन कांग्रेस का कोई बेस नहीं है महाराजगंज में, क्योंकि पार्टी उस पर काम, पार्टी को तो जो लालू जी चाहे वो मिल गया उसको। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट नहीं है। क्या हुआ अभी सासाराम में? तय हुआ? कहाँ फाइनल हुआ है? नहीं फाइनल हुआ है ना। तो सवाल ही इस तरह का सिचुएशन है। स्क्रीनिंग कमेटी जाती है, वहाँ एक कमेटी बैठती है, हाई लेवल कमेटी बैठती है, तब टॉप कमांड जो है उसको ओके करता है, तब ये रिलीज होती है। ऐसा नहीं कि उसमें अभी शकील अहमद खान दिल्ली में ही है, शकील अहमद खान दिल्ली में वो फैसला कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या सिचुएशन। वहाँ 3 नाम गया था अभी इसके लिए, भागलपुर के लिए चुना गया अजीत शर्मा। तो वो सब फाइनल होते होते, क्योंकि आपको तो ज्वाइन कर लिया, अब वहाँ ओके होगा तब ना, ये तो अलग कहानी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के पास अपना रहा हुआ कैंडिडेट नहीं है जो पिछले कई सालों से उस कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, इसलिए उसको बोरो करना पड़ रहा है। जी, आखिरी सवाल वीआईपी को लेकर हम करना चाहेंगे कि झंझारपुर से वीआईपी ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने सुमन कुमार को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। अब बताइए, इसके अलावा बहुत अच्छा 2 सीटें और हैं जिस पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो पूर्वी चंपारण और ये क्या नाम है उसका, पूर्वी चंपारण और एक और जो है गोपालगंज उनका होम डिस्ट्रिक्ट है लालू जी का, तो वहाँ भी फाइनल नहीं हुआ है। और इनका जो फाइनल हुआ है जिसका नाम ले रही हो झंझारपुर में, वो आदमी पहले बीजेपी में थे, सुमन कुमार महासेठ। और सुमन कुमार महासेठ ने किससे हारे वो पिछली बार? वो समीर कुमार महासेठ से हारे, जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे पिछली सरकार में, जब गठबंधन के साथ सरकार थी नीतीश की। अब वो जहाँ पर झंझारपुर है, झंझारपुर भाजपा के MLC थे, 6 साल तक भाजपा के MLC रहे महासेठ। अब महासेठ किसका कैंडिडेट है? वो तो वीआईपी का कैंडिडेट है नहीं, वो तो उसको भाजपा से लाए। तो ये क्या है कि वीआईपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसका भी हल्ला उड़ रहा है। और इसको एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि फिर सेटिंग गेटिंग है। जी, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से कह रहे थे कि एक रुदाली की टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है इस चुनाव में। नहीं, एक दूसरी टेंडेंसी भी दिखाई पड़ रही है कि कई पार्टियों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस ने अभी मायावती का बयान आया है आज कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर हम मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करना चाहते थे, कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। बताइए क्या काम है आपका? 30 साल से क्या काम है? टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है कि कई दलों को उम्मीदवारों के लिए झकना पड़ रहा है, जिसको कहें ये बहुत बड़ा संकट है। कांग्रेस तो यहाँ नहीं है, डिफंक्ट है, कितना करेगा नहीं करेगा। अब बताइए ना, निखिल कुमार उनकी मजबूरी है। निखिल कुमार को आप दें, आपके पास कोई नया सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है जो कि औरंगाबाद में लड़े, तब नहीं ये हाल हुआ औरंगाबाद का। औरंगाबाद में भी झमेला हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अभी आज तक कोई दूसरा क्षत्रिय छोड़कर नहीं जीता वहाँ। अब ये टेंडेंसी खत्म हो रहा है। अगर सुशील कुमार सिंह को बड़ा देखना पड़ रहा है, सारा कंसंट्रेशन सेंट्रल लीडरशिप का बीजेपी का औरंगाबाद में है, लगातार विजिट पर विजिट हो रहा है। राजनाथ सिंह आए, सब लोग आए, आदित्यनाथ आए, अब सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी जाएंगे, और अमित शाह भी गए थे। गया में तो उन्होंने सुशील कुमार सिंह को अपने मंच पर बुलाया था। बहुत दमलम्बा जो था उसके बारे में बोले कि औरंगाबाद एकदम बिल्कुल हॉट सीट बन गई है, क्योंकि लगता है कि अभय कुशवाहा बहुत सारा वोट ये करेगा। अब इस स्थिति में सोचने वाली बात है कि किस पार्टी का क्या काडर है, क्या वोट है। अब इसमें राजद के साथ एक और फायदा है कि रिपीट कम हुआ है, बाकी का रिपीट ज़्यादा हुआ है। देखोगे भाजपा और जदयू मैक्सिमम 3-4 को छोड़ दोगे, 2-3 को, सब रिपीट है। लालू जी रिपीट नहीं किए हैं। एक सुरेंद्र यादव, इस तरह के लोगों को, जयप्रकाश यादव को छोड़, जो हारे थे पिछली बार, उसको रिपीट किया है। अदरवाइज उनका फ्रेश कैंडिडेट सब है। लेकिन इन लोग में क्यों इतना हो रहा है कि प्रोटेस्ट, फिर सुने कि सबका प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर, किसी को घुस नहीं दिया जा रहा, इसीलिए कि लोग रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं तो पूछ रहा है, काम का हिसाब पूछ रहा है, को गया नहीं। तो ये भी एक टेंडेंसी नया शुरू हो गया है कि जब आपको रिपीट किया जा रहा है, तब पिछला क्या किया, आप रोड नहीं बनाए, उस पर हंगामा हो गया। ये जो अभी गए थे, कौन तो गए थे अभी हाल में, बाका, हाँ, ये जो है जयप्रकाश, जो गिरधारी यादव से बहस हो गया वहाँ के लोगों को कि आप पिछली बार MP थे, वो सिटिंग है वो, और गिरधारी यादव ने को घेर लिया वहाँ का। आप बोले थे रोड बनाएंगे, रोड नहीं बनाया।
अब ये छोटे छोटे चीज़ जो मीडिया में आ रही हैं वो भी क्लियर नहीं आ रही हैं। ये हर जगह लोगों का असंतोष है कि जो आपको करना था अपने एमपी कोटा से भी, वो तो भी आप नहीं किए। लेकिन लंबा चौड़ा आपका तो पूरा ये है, संकल्प पत्र है। तो आप छोटे छोटे जब नहीं कीजिएगा, एस्पिरेशंस की स्कूल का पानी है, मान लो रोड बनाना है या बिजली का प्रॉब्लम है, तो ये जब तक नहीं कीजिएगा तो वहाँ वोट कैसे मिलेगा आपको। जी, तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।